स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी पर इजराइल के हालिया प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UNRWA कमजोर समुदायों को विशेष रूप से गाजा और पश्चिमी तट जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, यह प्रतिबंध मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR और जिनेवा सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पूर्णतः अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। UNRWA गाजा और वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्रों में कमजोर समुदायों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन एक सही है। यह प्रतिबंध संभावित रूप से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और जिनेवा सम्मेलनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ टकराव करता है, जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच की सुरक्षा पर जोर देते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सीमित करने से गरीबी और आक्रोश बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत की कार्यस्थल संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सबसे अधिक काम करने वाले देशों में से एक है, जहां कर्मचारी औसतन 46.7 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं। दूसरा, आचार संहिता और कार्य जीवन संतुलन नीतियों जैसी कारपोरेट पहलों में अक्सर संतुलन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हालिया अध्ययन के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक कार्य करने वाले देशों में से एक है, जहां श्रमिक औसतन प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करते हैं, अतः कथन एक सही है। आचार संहिता और कार्य जीवन संतुलन नीतियों जैसी कारपोरेट पहलों में अक्सर संतुलन का अभाव होता है, जिससे कार्यस्थल पर विषाक्तता के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो पाता, अतः कथन दो सही नहीं है। न्यूनतम आहार विविधता यानी MDD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 6 से 23 माह की आयु के बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अनुशंसित मानक को संदर्भित करता है। दूसरा, MDD शिशु एवं युवा बाल आहार प्रथाओं का हिस्सा है, जिसका मूल्यांकन विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा विकसित संकेतकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। न्यूनतम आहार विविधता यानी MDD 6 से 23 माह की आयु के बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अनुशंसित मानक को संदर्भित करता है, अतः कथन एक सही है। इसमें सुझाव दिया गया है कि बच्चों को 24 घंटे के भीतर 8 निर्धारित खाद्य समूहों में से कम 5 खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध, अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद, मांस, अंडे तथा फल और सब्जियां। MDD शिशु और युवा बाल आहार प्रथाओं का हिस्सा है, जिसका मूल्यांकन WHO और यूनिसेफ के द्वारा विकसित संकेतकों द्वारा किया जाता है। MDD न्यूनतम स्वीकार्य आहार संकेतक का भी एक घटक है, अतः कथन दो सही है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अधिनियम में सूचीबद्ध अपराध करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दूसरा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत नामित एक विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में सूचीबद्ध अपराध करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है, अतः कथन एक सही है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आवेदन पर सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है, अतः कथन दो सही नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहा बाल्फोर घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए, अरब प्रायद्वीप में एक स्वतंत्र अरब राज्य की स्थापना। विकल्प बी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन का ब्रिटिश वादा। विकल्प सी, फिलिस्तीन में एक यहूदी लोगों के लिए होमलैंड ब्रिटिश सरकार का समर्थन। या विकल्प डी, मध्य पूर्व में ऑटोमन क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझौता। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी।
हाल ही में बाल्फोर घोषणा पत्र को 107 वर्ष पूरे हुए, जो 2 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। इसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए होमलैंड की स्थापना का समर्थन किया गया, जो उस समय एक ऑटोमन क्षेत्र था जहां यहूदी अल्पसंख्यक आबादी थी। बाल्फोर घोषणा पत्र, जिसका नाम ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर के नाम पर रखा गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक सार्वजनिक दस्तावेज था। मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस 1915-16 में ब्रिटेन के पूर्व वादे के विपरीत था, जिसमें उसने ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध अरब की सहायता के बदले में एक स्वतंत्र अरब राज्य का समर्थन करने का वादा किया था। अतः विकल्प सी सही है। ज्वालामुखी गतिविधियों की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाथोलिथ ज्वालामुखी पर्वत का केंद्रीय कोर, सिल तलछटी बिस्तर के साथ सारणीबद्ध घुसपैठ, लैकोलिथ ऊर्ध्वाधर घुसपैठ जो चट्टान परतों को काटती है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी पर एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान गैसें, पिघली हुई चट्टानें, राख, भाप आदि बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। बाथोलिथ ज्वालामुखी पर्वत का केंद्रीय कोर, अतः युग्म एक सही सुमेलित है। सिल तलछटी बिस्तर विमानों के साथ एक सारणीबद्ध घुसपैठ, अतः युग्म दो सही सुमेलित है। लैकोलिथ क्षैतिज तलछटी परतों के बीच डाला गया मैग्मा ऊपर की ओर उभार पैदा करता है, अतः युग्म तीन सही सुमेलित नहीं है। डाइक एक ऊर्ध्वाधर अतिक्रमण जो चट्टान परतों को काटता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपर्युक्त कथनों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देते हुए पीएमजे से बाहर रहने का विकल्प चुना है। इस योजना से बाह्य रोगी परामर्श सहित सभी चिकित्सा उपचारों के लिए जेब से किए जाने वाले चिकित्सा व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने पीएमजे से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। उनका दावा है कि उनके पास अधिक व्यापक राज्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अतः कथन एक सही है। जबकि पीएमजे ने आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को कम कर दिया है या आउट पेशेंट परामर्श को कवर नहीं करता है, जो इसके वित्तीय प्रभाव को सीमित करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। क्षय रोग टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीबी एक वायरल संक्रमण है जो ह्यूमन हर्पीज वायरस के कारण होता है। दूसरा, टीबी मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह रीढ़, लिम्फ नोड्स और मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तीसरा, भारत में पिछले कुछ वर्षों में टीबी के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है जो वैश्विक गिरावट दर से कम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे सामान्य फेफड़े, फुफ्फुस, फेफड़ों के चारों ओर अस्तर, लिम्फ नोड्स, आंतों, रीढ़ और मस्तिष्क हैं, अतः कथन दो सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में पिछले 8 वर्षों में टीबी की घटनाओं में 18% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक गिरावट 8% से दोगुनी है, अतः कथन तीन सही नहीं है। प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्थिक प्रतिबंध दो संस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को प्रतिबंधित करने या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा, प्रतिबंध सदैव प्रतिबंधित देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक पतन होता है। तीसरा, प्रतिबंध केवल व्यक्तिगत देशों द्वारा ही लगाए जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नहीं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। आर्थिक प्रतिबंध दो संस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को प्रतिबंधित करने या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। प्रतिबंधों में आयात या निर्यात प्रतिबंध, व्यापार से इनकार, परिसंपत्तियों को जब्त करना, किसी देश या देशों के समूह की बैंकिंग प्रणालियों और मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं, अतः कथन एक सही है। प्रतिबंध लगाने से हमेशा आर्थिक पतन नहीं होता है, जैसा कि रूस के मामले में देखा गया है, क्योंकि भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरी है, क्योंकि भारत और चीन जैसे अन्य देश इसके साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। प्रतिबंध केवल व्यक्तिगत देशों द्वारा ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं,
अतः कथन 3 सही नहीं है। कार्बन सिंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रभावी कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड से निपट सकते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं। दूसरा, प्राकृतिक कार्बन सिंक में वन और स्वच्छ जल निकाय शामिल हैं। कार्बन सिंक शहरी गर्मी को कम करने में अप्रभावी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रणाली है जो वायुमंडल से जितना कार्बन छोड़ती है उससे ज्यादा अवशोषित करती है। कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडल से कार्बन अवशोषित करने की प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। प्रभावी कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सहित अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद कर सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। प्राकृतिक कार्बन सिंक जैसे कि महासागर, मृदा और वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, गर्मियों के तापमान को कम करते हैं और शहरी गर्मी को कम करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत के रोजगार परिदृश्य में संविदाकरण की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में ठेका श्रमिकों की हिस्सेदारी पिछले 2 दशकों में तेजी से घटी है। दूसरा, बिहार की तुलना में केरल में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत औद्योगिक कार्यबल का हिस्सा काफी अधिक है। तीसरा, भारत में अनुबंध श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान ही नौकरी संबंधी लाभ और सुरक्षा प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। भारत के औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में ठेका श्रमिकों की हिस्सेदारी 2001 से 2 में 21.8% से बढ़कर 2022-23 में 40.7% हो गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बिहार में केरल 23.8% की तुलना में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत औद्योगिक कार्यबल का हिस्सा अधिक 68.6% है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान नौकरी के लाभ और सुरक्षा नहीं मिलती है, जिससे नौकरी की सुरक्षा, बीमा और संवेतन छुट्टी शामिल है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि, बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में प्रगति में तेजी लाने के लिए ड्रोन को कई सरकारी परियोजनाओं में एकीकृत किया जा रहा है। दूसरा, ड्रोन दीदी मिशन का उद्देश्य प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तीसरा, वर्तमान में भारत में छोटे ड्रोनों में प्रयुक्त सभी उड़ान नियंत्रक स्वदेशी रूप से निर्मित होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।